गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की यह वीडियो हमारी व्यवसायिक अध्ययन के चैप्टर नंबर 2 से है, जिसमें है व्यवसायिक संगठन का स्वरूप। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में हमने आपको पहले पढ़ाया था बेटा एकांकी व्यापार यानी एकल स्वामित्व, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक व्यक्ति उस बिजनेस को चलाता था, जितना प्रॉफिट और लॉस होता था वो खुद रखता था। उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक, उसके मेरिट्स और उसकी लिमिटेशन सब चीज उसके बारे में बता चुके थे। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साझेदारी का अर्थ भी हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। साझेदारी क्या है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं, जिसे हम साझेदारी कहते हैं। उस साझेदारी में हमने हर्त हो गया था, विशेषता हो गई थी, गुण हो गए थे और उसकी सीमाएं भी हो चुका था। उसका एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे। तो पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच होने वाला लिखित या मौखिक एक समझौता होता है। क्या होता है बेटा? साझेदारों के बीच होने वाला लिखित या मौखिक एक समझौता होता है, जिसे हम साझेदारी संलेख कहते हैं। इसमें साझेदारों के बीच होने वाले सभी नियम व कानूनों या शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यदि साझेदारी फर्म में साझेदारी संलेख होता है तो आपसी मतभेद भी यदि होते हैं तो उस संलेख के अनुसार निपटारा किया जाता है। मैंने क्या बताया कि यदि आपसी मतभेद होते भी हैं तो उस साझेदारी संलेख के अधिनियम के तहत, यानी जो जो उसमें हमने नियम व शर्तों का लिखा है उन शर्तों को ध्यान में रखकर हम आपसी मतभेदों का निपटारा करते हैं। वैसे लिखित साझेदारी संलेख मौखिक साझेदारी संलेख से अधिक अच्छा होता है। अब इसमें है बेटा आगे का टॉपिक साझेदारी संलेख के बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है बेटा। किन किन पॉइंटों को यदि हम साझेदारी संलेख कर रहे हैं तो हमें किन किन पॉइंटों पर ध्यान रखना चाहिए, उसके 10 पॉइंटों को हम आप इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बताया फर्म का नाम। देखो फर्म का नाम, यदि हम कोई साझेदारी संलेख करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी फर्म का नाम और वह पता बताना पड़ता है कि हमारी फर्म का नाम क्या है और किस जगह वो स्थापित है। सेकंड पॉइंट है साझेदारों का नाम व पता। जब भाई फर्म का नाम पता हो गया तो उससे बाद में क्या चाहिए? साझेदारों का नाम व पता। यदि दूसरा स्टेप हमारा साझेदार, यदि फर्म में मैंने बताया कि एक फर्म में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 सदस्य साझेदार हो सकते हैं, तो जितने भी साझेदार उस फर्म में हैं उनका नाम और उनका घर का पता उस साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए। तीसरा है व्यवसाय की अवधि। साझेदारी जिस व्यवसाय के लिए हमने साझेदारी की है, देखो साझेदारी जब भी होती है जब हमारा कोई ना कोई व्यवसाय होता है। जिस व्यवसाय के लिए हमने साझेदारी की है उस व्यवसाय की समयावधि क्या है, 2 साल 10 साल 5 साल जो भी कुछ अवधि है वो हमें उस व्यवसाय उस साझेदारी संलेख में लिखनी पड़ती है। उससे आगे है बेटा प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश। देखो साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं वे ज्यादातर कुछ ना कुछ उसमें पूंजी लगाते हैं, कुछ ना कुछ धन लगाते हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं। पर ये कंपलसरी नहीं होता कि सभी साझेदारों को फर्म में पूंजी लगाना अनिवार्य है, पर ज्यादातर मोस्टली लगाते हैं। कुछ ही परसेंट ऐसे होते हैं कभी चांस बाय चांस कि हम बिना किसी पूंजी निवेश के साझेदार को फर्म में निवेश कर लेते हैं, वो भी कुछ ना कुछ उसके टैलेंट के ऊपर। पर यदि फर्म में साझेदारों ने फर्म में पूंजी लगाई है तो उसका भी हमें निवेश का पता होना चाहिए कि साझेदारों ने कितना पैसा इस फर्म में लगाया, किस साझेदार ने इस फर्म में कितना पैसा लगाया। इससे आ गया लाभ हानि का विभाजन। देखो लाभ हानि का विभाजन यह है कि जब यदि हमारा साझेदारी संलेख है तो हमें यह भी अनुपात में तय कर लेना चाहिए कि किसको कितना साझेदारी संलेख में जो लाभ होगा उसको कितना पार्ट किसका होगा। यदि साझेदारी संलेख नहीं होती है तो सभी साझेदारों को बराबर लाभ हानि बांटते हैं, पर यदि साझेदारी संलेख है तो फिर साझेदारी संलेख के अनुसार हम सब साझेदार लाभ हानि का विभाजन करते हैं। इससे नेक्स्ट आया साझेदारों का दायित्व।
देखो साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, एक नाबालिग साझेदार को छोड़कर। यदि साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, यदि साझेदारी फर्म को कोई लॉस हो जाता है, असीमित से तात्पर्य है कि यदि साझेदारी फर्म में कोई लॉस हो जाता है तो साझेदारों से उनकी पर्सनल संपत्ति यानी निजी संपत्ति से भी पैसा वसूला जा सकता है। नेक्स्ट है साझेदारों का वेतन व आहरण। देखो जब साझेदारी फर्म में साझेदार फर्म में काम करते हैं तो यदि उन्होंने साझेदारी संलेख में कहा है कि जो भी साझेदारी फर्म में काम करेगा तो उसे वेतन मिलेगा, तो बेटा फिर तो उन्हें वेतन मिलेगा। यदि उन्होंने नहीं कहा कि साझेदारी संलेख में कि साझेदार को कोई वेतन नहीं मिलेगा, यदि हमारी संलेख में लिखा हुआ है तो बेटा उन्हें मिलेगा वेतन, वरना नहीं मिलेगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक है आहरण। आहरण क्या होता है? पर्सनल यूज। आहरण से तात्पर्य है कि यदि कोई साझेदार फर्म से कितना आहरण यानी अपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा फर्म से निकाल सकता है। नेक्स्ट है बेटा साझेदारों का फर्म प्रवेश व अवकाश ग्रहण। यदि साझेदारी फर्म में संलेख में हमें यह भी बता देना चाहिए कि यदि किसी साझेदार का प्रवेश होना तो किस प्रक्रिया से होगा, और यदि किसी का अवकाश ग्रहण होना तो वो किस प्रक्रिया से होगा। यानी कि पहले हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि प्रवेश के समय ये नियम लागू होंगे और अवकाश के ग्रहण पे ये नियम लागू होंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 9 फर्म के समापन की प्रक्रिया। समापन का मतलब है जब साझेदारी फर्म काम करना बंद कर दे, यानी हम अपनी साझेदारी फर्म को समाप्त कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस आधार पर हम फर्म का समापन करेंगे, वो हमें साझेदारी संलेख में लिख देना चाहिए। इससे नेक्स्ट है खातों का तैयार करना और उनका अंकेक्षण। देखो साझेदारी फर्म में यह अनिवार्य नहीं है कि साझेदारी फर्म में खाते बनाने अनिवार्य है, पर यदि हम साझेदारी संलेख में कह रहे हैं कि हम अपनी फर्म के खाते बनाएंगे तो हम अपनी फर्म के खाते तैयार कर सकते हैं और उनका अंकेक्षण बोलते हैं चेक कराना, ऑडिट कराना, और उन्हें ऑडिट कराने की प्रक्रिया बाहर से कोई आएगा या हम सब साझेदार मिलकर करेंगे। तो ये सब हमें साझेदारी संलेख करते समय उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लिख देना चाहिए। यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर साझेदारी संलेख करते हैं तो आपके मतभेद हो भी जाते हैं तो उन्हें आसानी से निपटारा किया जा सकता है। ये वीडियो बेटा यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे साझेदारी से आगे जो भी टॉपिक होगा। ओके।